हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब 2.0 में। आज हम इस अध्याय जो चल रहा है हमने पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, तो आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। जो कुछ भी डेटा बच रहा था वो सभी मैंने एकत्रित करके इस वीडियो में डाल दिया है। तो आप सभी ने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप जाकर के हमारी पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का मोटिवेशन कोट होने वाला है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में चलो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो अपनी आज ये दूसरे चैप्टर की अंतिम वीडियो होने वाली है। पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, अर्थ एज ए प्लेनेट, कक्षा 11th की दूसरा अध्याय है और पार्ट नंबर इसका 3rd है। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन रहे हैं जो पाठ्य पुस्तक के, वो सभी हम इसमें देखेंगे। तो चलो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, जिसमें अपन बहुत सारे ज्ञान को संग्रहित करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे अन्य सभी भी लाभ उठा सकें। और चलते हैं अपन अपने अपने मुकद्दर की तरफ। तो इसमें देखते हैं अपन, जो मैंने ये सारणी ली है, तो ये सारणियाँ जो मैंने एक बुक से ली है, 11th क्लास की बुक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी ग्रहों की जो डिटेल्ड है वो इसमें दे रखी है। तो आइए कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, इसके बारे में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। तो देखो, अब यहाँ पर जो ग्रह दे रखे हैं, ग्रह की दूरी दे रखी है, घनत्व दे रखा है, अर्धव्यास दे रखे हैं और उपग्रहों की संख्या दे रखी है। तो हम एक एक ग्रहों के बारे में ये सभी पढ़ेंगे। जैसे अपना सौर मंडल में फर्स्ट नंबर पर ग्रह आता है बुध। तो बुध की सूर्य से जो दूरी है वो 0.387 किलोमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर में है। ठीक है। तो जैसे ही खगोलीय एकक यहाँ पे लिख रखा है, सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में है। अर्थात अगर पृथ्वी का मध्यमान दूरी 14,95,98,000 जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है तो किलोमीटर है, तो उसके अनुसार यहाँ पर सब ग्रहों की जो दूरी है वो दे रखी है। तो हम इसको देख लेते हैं कितनी क्या है। तो 0.387, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जो अपने इसमें जो सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं घनत्व की। घनत्व इसका 5.44 घन सेंटीमीटर में दे रखा है। घनत्व ग्राम प्रति घन सेमी के अंतर हमको दे रखा है, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। और जो ये अर्धव्यास है, अर्धव्यास अगर भूमध्य रेखीय व्यास 6378.137 137 किलोमीटर बराबर 1 है, तो उसके अनुसार हमें अर्धव्यास दे रखा है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो इसमें दे रखा है कि बुध ग्रह की पहले दे रखा है 0.387 जो किलोमीटर है वो अपनी इसकी दूरी दे रखी है सूर्य से। घनत्व इनका 5.44 घन सेंटीमीटर दे रखा है और 0.387 किलोमीटर जो अपने को दे रखा है ना। तो मतलब ये जो है ये अपने किलोमीटर में नहीं है, तो ये अपने जो दूरी है ना जो हजारों में, जैसे यहाँ पर पृथ्वी की दे रखी है उसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी ग्रहों की जो दूरी है वो दे रखी है। तो उसके बाद में चलते हैं उसके बाद में आता है शुक्र। तो शुक्र की दूरी 0.723 दे रखी है किलोमीटर में और 5.245 ये घन सेंटीमीटर इसका घनत्व दे रखा है और 0.949 ये इसका क्या है, ये इसका अर्धव्यास है। और उपग्रहों की संख्या की बात कर लेते हैं तो 0 इन दोनों के उपग्रह हैं। इसके बाद में जैसे ही पृथ्वी आती है तो पृथ्वी की 1.000 ये अपने क्या है, ये सूर्य से दूरी है। और इनके घनत्व की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी का घनत्व 5.517 घन सेंटीमीटर है ना, ग्राम
प्रति सेंटीमीटर में ये घन सेंटीमीटर है। इसके बाद में अर्धव्यास की बात कर ले तो 1.000 यही इसका अर्धव्यास है। तो इसकी उपग्रह की संख्या 1 है जो अपने चंद्रमा है। ऐसे ही अपने सभी ग्रहों पे लागू होता है। तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इस पीडीएफ में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उस प्रकार से ही मंगल की है, उस प्रकार से ही बृहस्पति की है, उस प्रकार से ही शनि की है, इस प्रकार से अरुण की है, इस प्रकार से ही वरुण की है। तो इसमें अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो वो ज़्यादा समय हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप स्वयं ही अपने स्तर पर थोड़ा समझ लें, और अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको और विस्तार से समझा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में, है ना। इसमें जो सौर मंडल की जो सभी तालिकाएं हैं वो उसको अंतर्गत डाल दूंगा। तो मंगल के ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो मंगल के ग्रह 2 हैं। 67 ग्रह बृहस्पति के हैं, 62 ग्रह शनि के हैं, उपग्रह शनि के हैं, और 27 जो उपग्रह हैं वो अरुण के हैं, और 14 उपग्रह जो अपने हैं वो वरुण के हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो मैंने ये पिछली वीडियो में दे रखा है, पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत नज़दीक आए। पार्थिव ग्रह जो हैं वो जनक तारे के बहुत ही नज़दीक हैं, जिसकी वजह से समीप बने हैं। जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें हैं जो संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। जोवियन ग्रहों की जो रचना है वो अपने सूर्य से अधिक दूरी पर हुई है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो दे रखा है सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर वायु इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों की परत को नहीं हटा पाई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पूछते हैं, ये जोवियन ग्रह हैं, और इसके बीच में अंतर पूछ लेते हैं। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकलती हुई गैसें इन पर टिक नहीं सकी, इसमें रह नहीं सकी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अपन नेक्स्ट चल लेते हैं अपने दूसरी जो तालिका है। जो दूसरी तालिका जो मैंने ली है, इसमें मैंने ये भूगर्भिक समय सारणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल ली है। इसके अंतर्गत हम जो पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ वो किस प्रकार किस किस युग में कैसे हुआ, तो हम इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो चलो हम चलते हैं इसमें। अब देखो, ये जो स्केल है, इस स्केल को हमें नीचे से अध्ययन करना पड़ेगा। कहाँ से? नीचे से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अंतिम 3 पंक्तियों में बिग बैंग तारे के उत्पत्ति के संबंध में जो ये अंतिम जो 3 पंक्तियां हैं वो दे रखी है। बिग बैंग जो सिद्धांत है अपना थ्योरी है उसके बारे में दे रखी है। तो चलो इसको हम शुरू कर लेते हैं। देखो, तारों की उत्पत्ति सुपरनोवा बिग बैंग सिद्धांत की जो जो अपने जो घटना घटी है वो लगभग कब से कब तक घटी है? वो 13.7 अरब वर्ष से 5 अरब वर्ष तक ये अपने तारों का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। इस यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दे रखा है 13.7 अरब वर्ष पहले से 12 अरब वर्ष पहले तक क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में 12 अरब वर्ष से 5 अरब वर्ष पहले अपने सूर्य की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार से जो दूसरा आता है जिसे हेडियन युग के नाम से जानते हैं। तो देखो, अपन यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला जो ये कॉलम है, ये कॉलम है ईयान का, ठीक है। इसके बाद में महाकल्प आएंगे। महाकल्प के बाद में कल्प है जो पीरियड है। पीरियड के बाद में युग आएंगे। युग के बाद में आयु और आधुनिक वर्ष जो अपने चल रहे हैं वो आएंगे। और जीवन की मुख्य घटनाएं, किस प्रकार से जीवन अपने विकसित हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अपने पहला कॉलम जो पहला इयोन है, ये पहला इयोन हमने पढ़ लिया है। इस पहले इयोन में तारों की उत्पत्ति और सुपरनोवा जो बिग बैंग थ्योरी घटित हुई थी, जिसमें हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, वो हमने इसमें समझ लिया है। इसके बाद में जो इसमें जो महाकल्प था, महाकल्प कौन सा? महाकल्प में जो इसका टाइम है वो दे रखा है। अब इसके बाद में जो इयोन आता है वो आता है हेडियन युग। कौन सा आता है? हेडियन युग में 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, हम देखते हैं। अब देखो, 4.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? महासागरों व वायुमंडलों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई।
है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अपने हुआ 3.8 अरब वर्ष से, ये पूरा एक टाइम पीरियड है, 3.8 अरब वर्ष से 4.8 अरब वर्ष तक क्या हुआ, महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों व वायुमंडलों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है जो बढ़ती गई। ये जो अपनी घटनाक्रम है वो दे रखा है। इसके बाद में यहाँ पर दे रखा है 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, ब्लू ग्रीन शैवाल एक कोशिकीय जीवाणु आए, जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते थे, जिसकी वजह से अपने वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, जिससे आज का जीवन है जो संभव हो पाया है। 57 करोड़ अरब से 50 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, कई जोड़ों वाले, यहाँ पे 50 करोड़ वर्ष, तो कई जोड़ों वाले, जो रीढ़ की हड्डी वाले, जो स्पाइन वाले जो जीव है वो विकसित होने लगे धीरे धीरे। फिर उसके कई जोड़ों वाले जिसमें हड्डियां ज़्यादा होती थी वो विकसित होने लगे। अब उसके बाद में जो तीसरा देख लेते हैं अपन, जो तीसरा अपना जो कल्प है, महाकल्प है, वो आता है पुराजीवी जो कल्प है उसका समय है 57.0 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष पहले। अब यहाँ पर हम युग की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा जो कल्प है। इस कल्प में पहला आता है कैम्ब्रियन कल्प, है ना। इसमें प्रवाल आदि इसमें कैम्ब्रियन कल्प आता है जो 57 करोड़ से 50.5 करोड़ वर्ष पहले। तो इसमें स्थल पर कोई जीव नहीं था, जल में ही बिना रीढ़ वाली हड्डी के जीव विकसित हुए थे। अब उसके बाद में आता है प्रवाल आदि और सिलिरियन जो आता है वो तैयार 50.5 करोड़ वर्ष से 30 50.5 करोड़ से 43.8 करोड़ वर्ष पहले हड्डी वाले पहले जीव आए थे, पहली मछली जो है अपने विकसित हुई थी। इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में अपने 40.8 करोड़ से 36.0 करोड़ वर्ष पहले डिवोनियन महाकल्प चल रहा था। इसके अंतर्गत स्थल व जल पर रहने वाले पहले जीव आए थे। इसके बाद में अपने 40.8 करोड़ वर्ष से 36.0 करोड़ वर्ष के साथ में ये पहले रेंगने वाले जीव आए थे। ये दोनों एक ही है और ये दोनों कार्बोनिफेरस जो अपने युग है उसकी बात है। और पर्मियन युग की जो बात है वो 28.6 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष तक रेंगने वाले जीवों की अधिकता बढ़ने लगी। इसके बाद में अपन चलते हैं, इसके बाद में जो अपना जो महाकल्प आता है उसको हम मध्यजीवी महाकल्प मिसोजोइक कल्प कहते हैं, जिसका समय 24.5 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष तक इसका जो टाइम पीरियड रहा है। इसमें 3 युग आते हैं, इसमें 3 जो कल्प आते हैं। पहला है ट्रियासिक कल्प, उसके बाद में जुरासिक कल्प और उसके बाद में क्रिटेशियस कल्प आते हैं। इसके अंतर्गत अपने डायनासोर की उत्पत्ति होगी। देखो 24.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष से 20.8 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, मेंढक व समुद्री कछुआ आया था। कौन से आए थे, मेंढक और समुद्री कछुआ आए थे। और डायनासोर का युग जो चलता है वो 20.8 करोड़ वर्ष से 14.4 करोड़ वर्ष तक डायनासोर का युग चला था। और डायनासोर विलुप्त जो हुए थे वो क्रिटेशियस युग में हुए थे। कौन से, क्रोटेशियम युग में हुए थे। जो अपना क्रोटेशियम युग चलता है वो 14.4 करोड़ वर्ष से 6.5 करोड़ वर्ष तक चलता है, जिसमें डायनासोर विलुप्त हो गए हैं। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें जुरासिक वर्ल्ड जैसे अपनी वो डायनासोर पर हॉलीवुड मूवीज आती हैं तो वो इसी कल्प पे आधारित होती हैं, है ना। तो इसके बाद में हम देखते हैं नवजीवन जो कल्प है, नवजीवन जो चलता है आज से लगभग 6.3 करोड़ वर्ष पहले। ये नवजीवन जो अभी का जो जीवन है वो कैसे बना, इसके ऊपर हम बात करते हैं। जिसका कल्प होता है, पीरियड होता है, वो तृतीय कल्प, इसको ट्रेशरी जो काल है इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेशरी काल कहते हैं। इसमें पुरातन, ये अलग अलग टाइम पीरियड दे रखे हैं। पुरातन का दे रखा है 6.5 करोड़ वर्ष से
5.8 करोड़ वर्ष पहले। फिर उसके बाद में आता है अधिनूतन, जो आज से लगभग 5.8 करोड़ वर्ष से 3.7 करोड़ वर्ष पहले। इसके बाद में अधिनूतन आता है। अधिनूतन का जो टाइम होता है वो 3.7 करोड़ से 2.4 करोड़ वर्ष होता है। उसके उसके बाद में आता है अल्पनूतन। अल्पनूतन का जो समय होता है वो 50 लाख वर्ष से 2.4 करोड़ वर्ष से 50 लाख साल होता है। इसके बाद जो अभी अति नूतन जो जो होता है वो आता है 50 लाख से 20 लाख के बीच में। यहाँ पर करोड़ नहीं है, 50 लाख से 20 लाख वर्ष आता है। तो अब इसके अंतर्गत क्या होते हैं, जो इसके अंतर्गत जो जीवन की घटनाएं होती है वो जीवन की घटनाएं होती है। नीचे से देखते हैं, छोटे स्तनपायी जो चूहे होते हैं जिसे मेमल्स कहते हैं। मेमल्स की रचना मेमल्स जो थे वो जब अपने अपने डायनासोर का अंत हुआ था, जो एस्ट्रॉइड गिरी थी, तो स्तनपायी जो जीव थे, जो चूहे के जैसे छोटे छोटे जीव थे, उन्होंने जमीन की गहराइयों में जाकर के सब कुछ खाना शुरू कर दिए थे। तो आज तक ये अपने अस्तित्व में बने हुए हैं। फिर उसके बाद में जो बने थे, खरगोश बने थे। इन्हीं से हम मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष बने। वनमानुष से पूर्वज वनमानुष से फल फूल पौधे और वृक्ष जो अपने शिवालों से बने थे। और आरंभिक मनुष्य का जो समय है वो चलता चलता है। तो अपन 20 लाख जो साल तक 20 लाख साल से अपना जो होमो सेपियंस है वो बना है। इसमें बहुत सारे होमो इरेक्टर्स आ जाते हैं, होमो हैबिलियस आ जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी खोजें की है। आग की खोज हो गई, पहिए की खोज हो गई, बहुत सारी खोज हो गई। अब उसके बाद में अपना अंतिम है वो चतुर्थ कल्प है। कौन सा है? चतुर्थ कल्प है, जिसे क्वार्टमेरी कल्प के नाम से जानते हैं। तो इसमें आता है अत्यंत नूतन और अभिमत, है ना। अत्यंत नूतन आता है जो 20 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष तक आदि मानव, जिसे होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, है ना। होमोसेपियंस यहाँ पर बस्तियां बनाकर रहने लग गया। उसने कृषि की खोज कर ली, कृषि करने लग गया। और तथा इसके साथ ही मनुष्य ने बहुत सारे पशु चारण करना शुरू कर दिया था। तो अब इसके बाद में जो अधिमत जो का युग आया, उसके अंतर्गत जो 10,000 से लेकर के आज तक अब तक जो चल रहा है, उसमें हम आधुनिक मानव का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर जीवन है जो संभव हो पाया है। तो आई होप कि यह सारणी आपको समझ में आई होगी। मैं आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर कंपटीशन हब 2.0 के नाम से बनाया गया है, उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए अब इस जो अध्याय से संबंधित सभी प्रश्न हैं हम उन पर बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी एक ग्रह के रूप में, अब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, जो अपने कक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है, तथा जो अपने प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होते हैं। तो अब देखो, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है चौथे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और पहले स्थान पर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय था 5 सेकंड, जो हो चुका है। इसका जो सही आंसर है वो है तीसरे स्थान पर। कौन से? सूर्य से पृथ्वी की स्थिति तीसरे स्थान पर है। और अब देखते हैं चौथे स्थान पर कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। और तीसरे स्थान पर अपनी पृथ्वी है। तीसरे स्थान पर पृथ्वी है। और पहले स्थान पर कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह अपने पहले स्थान पर है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाता है स, जो है अपने तीसरे स्थान पर। तो चलते हैं अपन दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति होती है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बृहस्पति के पश्चात। दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति से अरुण तक। ऑप्शन स है शनि से वरुण तक। ऑप्शन द है बुध से मंगल तक। आपका समय शुरू होता है, 5 सेकंड का आपके पास में समय है और समय शुरू होता है अब। आपका समय हुआ समाप्त।
इसका जो सही सही जो इसका क्रम है, आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति बुध से मंगल तक है। कौन सी है? बुध से मंगल तक है। और मंगल के बाद में एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो अपने जोवियन ग्रह हैं वो शुरू हो जाते हैं बृहस्पति से लेकर के अरुण तक। आई होप ये आपको प्रश्न बहुत अच्छे रोमांचक लग रहे होंगे। अब उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, जो अपना तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है वह है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आपका समय होता है शुरू। अब आपके सामने वही चार ऑप्शन हैं और चार ऑप्शन हैं, तो आपका समय होता है समाप्त। इसमें आपको आपका पहले है चंद्रमा। इसमें सही ऑप्शन भी यही है, चंद्रमा है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम बिना किसी देरी के, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन अपना है, प्रकाश की गति प्रति सेकंड होती है। अब आपको बताना है प्रकाश की गति प्रति सेकंड कितनी होती है। तो वही आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर अ 4 लाख किलोमीटर। दूसरा है ऑप्शन 3 लाख किलोमीटर। ऑप्शन सा है 3.6 लाख किलोमीटर। और ऑप्शन द है 4.3 लाख किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है, अब 5 सेकंड का समय है आपके पास में। एक आपका समय होता है समाप्त। और इसका जो सही आंसर है वो होता है ब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो है वो प्रकाश की गति होती है। अब उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है। तो आपको सही उत्तर इसमें से छांटना है। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी के धरातल के निकट। ऑप्शन ब है पृथ्वी के मध्य में। ऑप्शन स है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में। ऑप्शन द है पृथ्वी के केंद्र में। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय हुआ समाप्त। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक तापमान, घनत्व और दबाव है जो पाया जाता है। अब इसके बाद में जो यहाँ पर ऑप्शन उत्तर दे रखे हैं, तो आप इस उत्तर को आप अवश्य पढ़ लें, जिसमें से आपको सही उत्तर पता पड़ जाएगा। तो इसके बाद में अपन चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न की ओर। जैसे अति लघुतरात्मक प्रश्न में दे रखा है कि चट्टानी मंडल का दूसरा नाम क्या है। चट्टानी मंडल का दूसरा नाम क्या है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो चट्टानी मंडल का दूसरा नाम स्थल मंडल है, जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और लिथोस्फीयर का निर्माण कैसे हुआ इसकी वीडियो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो ब्रह्मांड विस्तार की खोज, नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन है वो है, ब्रह्मांड विस्तार की खोज किस खगोल वैज्ञानिक ने की और कब की। तो ब्रह्मांड विस्तार की जो खोज है वो एडविन हबल ने सन 1929 में 1929 में की थी। इसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेबुला किसे कहते हैं, निहारिका किसे कहते हैं। निहारिका हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बने बादल हैं, जिसमें से सौर मंडलों का निर्माण हुआ। सौर मंडल में आप जानते हैं बहुत सारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और पुच्छल तारा होते हैं। तो ये सभी मिलकर के गैस होती है, धूलकण होते हैं, तो ये सभी मिलकर के सौर मंडल बनाते हैं। और सभी सौर मंडलों का जो समूह होता है वो निहारिका कहलाती है, आकाशगंगा कहलाती है। तो निहारिका को ही आकाशगंगा कहते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स किसे कहते हैं। एस्ट्रॉइड जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रहों के निर्माण में क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ग्रहों के निर्माण से निकला हुआ मलबा है। क्या है, मलबा है। ये जो छोटी मोटी मात्राओं की गलती हो रही है वो मैंने स्पीड में थोड़ी वीडियो बनाई है, अभी ही बनाई है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी सी आप मात्राओं का ध्यान रखें। तो इसमें जो ग्रहों से निकला हुआ मलबा है, जो मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक पट्टी के रूप में विस्तृत है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, है ना। एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहते हैं। तो ये जो अपने मंगल ग्रह हो गया और बृहस्पति ग्रह हो गया, तो इसके बीच में जो ये पट्टी पाई जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना 10वां क्वेश्चन, बोना ग्रह किसे कहते हैं। बोना ग्रह सौर मंडल के अंतिम छोर में
सौर मंडल के अंतिम छोर में स्थित छोटे ग्रहों का समूह होता है जिसे क्यूपिर बेल्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें प्लूटो सबसे बड़ा ग्रह है। और प्लूटो के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इसे अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन संगठन IAU ने अपनी एक बैठक में इसको बोना ग्रह की संज्ञा देकर के सौर मंडल के ग्रहों की सूची से इसको हटा दिया। इससे पहले जो सौर मंडल का ग्रह 9 हुआ करते थे, जिसमें प्लूटो भी शामिल था, पर लेकिन अब नहीं है। इसके बाद में अपन चलते हैं लघुतरात्मक प्रश्न की ओर। लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न अपने दे रखा है, ब्रह्मांड विस्तार परिकल्पना क्या है। तो ब्रह्मांड विस्तार जो परिकल्पना, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, किस नाम से, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसके प्रतिपादक एडविन हबल थे, जिन्होंने सन 1929 में प्रतिपादित किया। इनका मानना था कि हमारी आकाशगंगा समय गुजरने के साथ साथ एक दूसरे से दूर हो रही है। इसे ही ब्रह्मांड विस्तार परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना है खगोल वैज्ञानिक फ्राइड होयल का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें चर्चा करनी है। लघुतरात्मक प्रश्न है तो इसमें आप सभी को 40 से 50 शब्दों के बीच में अपने प्रश्न की सीमा रखनी है। तो इसमें ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ होता है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ना। क्या होता है? आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना है। इस संदर्भ में खगोल वैज्ञानिक हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेड स्टेट कॉन्सेप्ट के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से जाने जाते हैं। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। सभी वैज्ञानिकों का अब यह मानना है कि जो ब्रह्मांड है उसका निरंतर विकास हो रहा है, निरंतर इसका फैलाव हो रहा है ना। तो इसको स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी थी? हॉयल ने दी थी। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं 13वां जो अपना है 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्थिव ग्रहों एवं जोवियन ग्रहों के बीच में अंतर बताना है। पार्थिव ग्रहों एवं जोवियन ग्रहों के बीच में अपने को अंतर बताना है। अंतर कैसे बताएंगे? जनक तारा, जैसे अपने सौरमंडल का जनक तारा है कौन? सूर्य के जो ज्यादा समीप है, बहुत समीप बने ग्रह हैं, जैसे बुध हो गया, बुध के बाद में अपना शुक्र हो गया, शुक्र के बाद में पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद में अपने मंगल हो गया, मंगल के बाद में आता है अपने एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद में बृहस्पति हो गया, बृहस्पति आता है शनि के बाद में वरुण के बाद में अरुण आता है ना। तो इस प्रकार से अपना सौरमंडल है। तो अब इस चित्र से इस थोड़ी सी ड्राइंग की वजह से आप समझ सकते हैं कि जो जनक तारा के बहुत समीप जो अपने सूर्य है ना, सूर्य के जो बहुत ज्यादा निकट है, जो अपने सूर्य के बहुत ज्यादा निकट जो अपने ग्रह हैं, वो क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अब इसमें क्या है? बने ग्रह जिनका तापमान अत्यधिक होता है, घनत्व ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो कम होती है, यह आकार में अपेक्षाकृत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आप एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले जितने भी ग्रह हैं उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आकार में छोटे हैं। उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, है ना। पार्थिव ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी इनको कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो अपने जोवियन ग्रह जो शुरू हो जाते हैं अपने बृहस्पति से शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद में जितने भी ग्रह हैं ये सभी जनक तारे से दूर स्थित हैं, है ना, दूर स्थित हैं। ग्रहों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है, गैसों से निर्मित होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने हुए हैं। जो इसमें वायुमंडल पाया जाता है, सघन वायुमंडल होता है, जिनमें धरातल का क्या होता है? अभाव होता है, स्थल मंडल नहीं पाया जाता है। उन्हें जोवियन ग्रहों के नाम से जाना जाता है। इनको जोवियन ग्रहों के नाम से जाना जाता है। इनको बर्फीले दानव के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आपको मैं बता दूं, वरुण जो है, वरुण फेमस है अपने 98 डिग्री एंगल पर अक्ष पर झुकाव के कारण। ये जो 98 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है। और जो अरुण है वो बर्फीला दानव है, बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। और जो शनि है, शनि पर शानदार छल्ले पाए जाते हैं।
और जो अपना जो बृहस्पति है, बृहस्पति पर रेड डॉट स्पॉट है, जो आज से लगभग बहुत करोड़ों साल पहले से, जब से इसका जन्म हुआ है तब से ये इस पर भारी तूफान आते रहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। इसके बाद में अपना आता है चौथा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, किन किन पदार्थों से बनी हुई है, इसके बारे में हमें बताना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाले लावा के ठंडे होकर जमने, सॉरी यहाँ पर जमने है, हमने लिख दिया है, तो जमने से तथा उल्का पिंडों से आने वाले खनिज पदार्थों से पृथ्वी के आंतरिक संरचना का निर्माण हुआ है। आई होप कि आपको प्रश्नों के माध्यम से पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो गया है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से जानते हैं, इसको हम किस प्रकार से देखते हैं। तो अपने जो गोल्डीलॉक्स जो पेटी है, इसके बारे में हम जानते हैं। गोल्डीलॉक्स जो पेटी है वो सूर्य से उचित दूरी तथा तापमान की स्थिति होती है, जिसमें जल द्रव अवस्था में पाया जाता है तथा जहाँ जीवन की संभावनाएं होती है उसे गोल्डीलॉक्स पेटी के नाम से, हैबिटेबल जोन के नाम से हम जानते हैं, है ना। गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जानते हैं। इस पेटी में पृथ्वी उपस्थित है, जहां पर जीवन पाया जाता है, और मंगल ग्रह भी, जिस पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं की खोज की जा रही है और वर्तमान में भी जारी है, भविष्य में भी शायद एलोन मस्क का ये जो अपना दूरदर्शी जो इनका लक्ष्य है, इनको प्राप्त होए, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। और मनुष्य भी एक बहुग्रहीय प्राणी बने, तो यह भविष्य में भी इसके जीवन की संभावनाओं की खोज चल रही है। यहाँ तक अपने 15 क्वेश्चन की सीरीज रहती है। इसमें हमने जितने भी हो सके वो क्वेश्चन पाठ्यपुस्तक से लिए हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना चैप्टर नंबर 3 होने वाला है पृथ्वी की गतियाँ। तो अब इसमें पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी कितने अक्षांश पर झुकी हुई है, कैसे दिन रात बनते हैं, कैसे अपना टाइम जोन होता है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।